हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट 2 को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखे हों तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना देरी के हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे साधन जिन्हें सुनकर छात्र पाठ्य विषय वस्तु को सरलता एवं शीघ्रता से समझ सकें कहलाते हैं। ऑप्शन ए दृश्य साधन, ऑप्शन बी श्रव्य साधन, ऑप्शन सी रेडियो एवं टीवी, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, जिस साधन को सुनकर छात्र पाठ्य वस्तु को विषय वस्तु को सरलता और आसानी से शीघ्रता से समझ सकते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी श्रव्य साधन। चूँकि यहाँ सुनने की बात कर रहा है इसलिए क्या होगा, श्रव्य साधन। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए व्याकरण का ज्ञान होना, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, ऑप्शन सी शुद्ध उच्चारण करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हिंदी आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए जो आवश्यक है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण का भी ज्ञान होना चाहिए। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। यह परिभाषा किसने दी है या किसने दी थी? ऑप्शन ए करुणापत त्रिपाठी, ऑप्शन बी पतंजलि ने, ऑप्शन सी डॉक्टर स्वीट ने, ऑप्शन डी सीताराम चतुर्वेदी ने। तो दोस्तों, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है यह कथन या यह परिभाषा ऑप्शन सी डॉक्टर स्वीट ने दी थी। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। ऑप्शन ए छात्रों को शब्द सूक्ति लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, ऑप्शन बी छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना, ऑप्शन सी छात्रों को सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक विश्वासों का बोध कराना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, गद्य का शिक्षण उद्देश्य जो ज्ञानात्मक है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। छात्रों को शब्द सूक्ति लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों को सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक विश्वासों का बोध कराना। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। ऑप्शन ए अर्थबोध, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी व्याख्या और ऑप्शन डी उद्दीपन। तो दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो प्रणाली है वह है ऑप्शन सी व्याख्या। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रूपरेखा शिक्षण विधि संबंधित है। ऑप्शन ए रचना शिक्षण से, ऑप्शन बी कहानी शिक्षण से, ऑप्शन सी व्याकरण शिक्षण से और ऑप्शन डी गद्य शिक्षण से। तो दोस्तों, जो रूपरेखा शिक्षण विधि संबंधित है वह है ऑप्शन ए रचना शिक्षण से। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 7 है, मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए, मातृभाषा बालकों के ज्ञान का विकास एवं चिंतन का साधन है। ऑप्शन बी, मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है। ऑप्शन सी, मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। ऑप्शन डी, मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। तो दोस्तों, मातृभाषा की उपयोगिता से जो विकल्प संबंधित नहीं है वह है ऑप्शन डी, मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षकों के या के होगा के प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक है। ऑप्शन ए, व्यवहार कुशलता। ऑप्शन बी, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान। ऑप्शन सी, प्रभावशाली व्यक्तित्व। और ऑप्शन डी, शैक्षिक क्रियाओं में रुचि। तो दोस्तों, जो विशिष्ट गुण शिक्षकों के प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक है वह है ऑप्शन सी, प्रभावशाली व्यक्तित्व। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए, लेखन द्वारा। ऑप्शन बी, खेल खेल में। ऑप्शन सी, चित्र द्वारा। और ऑप्शन डी, संवाद द्वारा। तो दोस्तों, साहचर्य विधि में जो भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है वह ऑप्शन बी, खेल खेल में प्रदान की जाती है। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कविता का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए, शब्द भंडार में वृद्धि करना। ऑप्शन बी, उच्चारण दोषों को सुधारना। ऑप्शन सी, भाषा एवं सहानुभूति करना। ऑप्शन डी, कविता का सरलार्थ बताना। तो दोस्तों, जो कविता का मुख्य लक्ष्य है वह है ऑप्शन डी, कविता का सरलार्थ बताना। मतलब कविता को सरल शब्दों में व्यक्त करना, उसके सरल अर्थों को बताना। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है। ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन बी, खेल विधि। ऑप्शन सी, डाल्टन विधि। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भाषा शिक्षण की खेल विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मातृभाषा के पक्ष होते हैं। ऑप्शन ए, भाषाई व साहित्यिक पक्ष। ऑप्शन बी, भाषाई पक्ष। ऑप्शन सी, साहित्यिक पक्ष। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, मातृभाषा के जो पक्ष होते हैं वह होता है ऑप्शन ए, भाषाई व साहित्यिक पक्ष। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी। ऑप्शन बी, व्यापकता और व्यवहारिकता। ऑप्शन सी, विश्वसनीयता और वैधता। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की जो विशेषता है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, व्यापकता और व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सी अधिगम सामग्री का उदाहरण है? ऑप्शन ए दृश्य श्रव्य उपकरण, ऑप्शन बी श्रव्य उपकरण, ऑप्शन सी दृश्य उपकरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वह अधिगम सामग्री का दृश्य उपकरण होता है, अधिगम सामग्री का दृश्य उपकरण होता है। इसको जो है देखा जाता है, इसमें ब्लैक बोर्ड पे कोशिश फोकस करके इमेज को दिखाया जाता है, जिससे यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, हिंदी वर्णमाला के दो शब्दों अथवा दो वाक्यों अथवा दो उपवाक्यों के मध्य थोड़ा रुकने की प्रक्रिया का नाम है? ऑप्शन ए विवृत्ति, ऑप्शन बी बलाघात, ऑप्शन सी अनुतान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला के दो शब्दों अथवा दो वाक्यों अथवा दो उपवाक्यों के मध्य थोड़ा रुकने की प्रक्रिया का नाम विवृत्ति है। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप में स्वयं उच्चारित की जाती हैं, ऑप्शन बी ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती हैं, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों ही सत्य हैं, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों ही असत्य हैं। तो दोस्तों स्वर को हिंदी वर्णमाला में जो परिभाषित करते हैं वह ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप में स्वयं उच्चारित की जाती हैं। मतलब कि जो स्वर होता है उसको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरी व्यंजन ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए उसको बोलते हैं कि वह स्वतंत्र रूप में स्वयं उच्चारित हो जाती है। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली है। ऑप्शन ए सूत्र प्रणाली, ऑप्शन बी भाषा संसर्ग प्रणाली, ऑप्शन सी आगमन प्रणाली, ऑप्शन डी समवाय प्रणाली। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त जो विधि प्रणाली है वह है ऑप्शन सी आगमन प्रणाली। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन इस प्रकार है। ऑप्शन ए निम्न प्राथमिक स्तर, ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सी निम्न माध्यमिक स्तर और ऑप्शन डी ए सभी। तो दोस्तों विद्यालय पाठ्यक्रम में जो त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन है वह है ऑप्शन डी ए सभी। मतलब निम्न प्राथमिक स्तर भी है, उच्च प्राथमिक स्तर भी है और निम्न माध्यमिक स्तर भी है। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन बी डाल्टन पद्धति, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी पद्धति और ऑप्शन डी किंडरगार्टन पद्धति। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट ऑप्शन ए जो प्रोजेक्ट पद्धति है वह हिंदी शिक्षण की दृष्टि से छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। अतः ऑप्शन ए प्रोजेक्ट पद्धति सही हो जाएगा। तब विकल्प ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट एंड लास्ट 20वां है, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा
अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? ऑप्शन ए सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी बोलने संबंधित दक्षता का प्रशिक्षण, ऑप्शन सी लिखने संबंधित दक्षता का प्रशिक्षण और ऑप्शन डी व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण। तो दोस्तों, यदि बालकों में अक्षरों एवं शब्दों के बीच सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी में सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालक को ऑप्शन सी लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। धन्यवाद।